नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर 1 का एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं इस पार्टिकुलर यूनिट से, आइए ज़रा देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी कोटेशन इज कॉल्ड। बताइए, जिस एक्सचेंज रेट को आप फॉरेन करेंसी कोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट या इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज रेट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। तो जब हमारा, समझिए बात को, कि जब हमारा फॉरेन करेंसी जो कोटेशन है वो हमारा फिक्स रहे, ठीक है, और हमारा जो इंडियन करेंसी है वो वेरिएबल रहे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट ऑन। दोस्तों, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम लोग, आप ऑब्वियस ही बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यह मुझे ही पता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना काफ़ी आवश्यक है, तभी आप उस लंबे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है लंबे क्वेश्चन में, जो केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट किस पे करता है? हर एक दिन कब ऑपरेट करता है? एक वीक के हर एक दिन में, मंडे टू फ्राइडे में, मंडे टू सैटरडे में, या मंडे टू सैटरडे रिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडे। तो ये तो आपको पता ही है, ये मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखिए, आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है मर्चेंट मार्केट, इंटरबैंक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फीचर्स हैं। मर्चेंट मार्केट है, इंटरबैंक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फंड का फॉरेक्स सेटलमेंट सेकेंड वर्किंग डे को होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो दोस्तों, आपके सामने टर्म है, कैश है, स्पॉट है, फ्यूचर है। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट रेट। तो सेकेंड वर्किंग डे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉट रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फंड का सेटलमेंट सेम डे हो, डेट ऑफ डील का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो सेम डे होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडी रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेम डेट में रेडी रेट होता है। और एक और पॉइंट है कि रेडी को ही हम लोग कैश भी कहते हैं। ठीक है, रेडी को ही क्या कहते हैं हम लोग? कैश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। देखिए, नेक्स्ट वर्किंग डे को यदि करेंसी का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉम रेट। टॉम मतलब टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा अभी, आपने, अब मैं फैक्ट को समराइज करता हूँ। तो आपने क्या देखा कि यदि आज के ही दिन में यदि डीलिंग हो रहा है तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं रेडी रेट। यदि मान लीजिए कि नेक्स्ट वर्किंग डे को डीलिंग हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉम रेट। और यदि मान लीजिए कि सेकेंड वर्किंग डे को डीलिंग हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पॉट रेट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मान लीजिए फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का डिलीवरी ऑफ करेंसी जो हो रहा है वो स्पॉट डेट के बियॉन्ड हो रहा है, यानी कि 2 वर्किंग डे के बियॉन्ड, तो क्या, तो फिर क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे दोस्तों हम लोग, उसको फॉरवर्ड रेट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रेट। तो समझ में आया आपको? स्पॉट रेट, टॉम रेट, फॉरवर्ड रेट और रेडी रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉरेक्स मार्केट ऑल एक्सचेंज रेट कोटेड आर जनरली। तो क्या कहा गया है कि फॉरेक्स मार्केट में जितने भी एक्सचेंज रेट हैं उन्हें जनरली कब कोट किया जाता है? तो टॉम रेट पे या स्पॉट रेट पे या फॉरवर्ड रेट पे, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बताइए, फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट को कब कोट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पॉट रेट। यानी कि जितने भी एक्सचेंज रेट हैं उसे हम लोग स्पॉट रेट पे कोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, एक है हमारा बैकवर्ड मार्जिन, एक है फॉरवर्ड मार्जिन, एक है हमारा स्पॉट मार्जिन और एक है हमारा पास्ट मार्जिन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में, उसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो याद रखिएगा, जितने भी एक्सचेंज रेट है उसको कोट करते हैं स्पॉट रेट पे, और स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन। दोस्तों, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट तो हमें क्या देता है? तो दोस्तों देखिए, प्रीमियम को ऐड करते हैं और डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये हमें क्या देता है? ये हमें फॉरवर्ड रेट देता है। तो इस फॉर्मूले से आप स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए करेंसी का वैल्यू चीपर है, ठीक है, देन दैट बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट, तो उसे क्या कहेंगे? डियर, चीपर, डिस्काउंट या प्रीमियम?
तो करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या है, चीपर है, सस्ता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या कहा जाएगा उसे। दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे प्रीमियम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्पॉट रेट दिया हुआ है एक $1 का 64.50 और 2 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है $1 का 64.80। तो आपको ये बताना है कि इस दिस केस में जो फॉरवर्ड USD है वो डिस्काउंट पे है, INR प्रीमियम पे है, USD INR प्रीमियम पे है और INR जो है वो डिस्काउंट पे है। बताइए दोस्तों क्या क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों देखिए 1 USD इक्वल टू 64.50 और 2 मंथ फॉरवर्ड दिया है 1 USD इक्वल टू 64.80। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ दोस्तों। 64 अभी के डेट में, आज के डेट में स्पॉट रेट जब होता है वो 2 डे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 64.50 है और 2 महीने के बाद कितना है 64.80। तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि इसका मतलब ये होगा कि 2 महीने बाद हमें सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप देखिए अभी कितना पे करना पड़ा है 64.50 और 2 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा 64.80, यानी कि ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले हमें 64.50 में ही मिल रही थी, तो अपना तो क्या है, नुकसान ही तो है, यहाँ पे हमारा क्या है, लॉस है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा लॉस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो करेंसी है वो डाउन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा करेंसी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और करेंसी यदि डाउन हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर जो है वो प्रीमियम है और हमारा जो करेंसी है वो डिस्काउंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक कंसेप्ट है। फिर से मैं समझाता हूँ। अभी 64.50 है, 2 महीना बाद है 64.80। तो हम यदि बाय करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम अपना लॉस है यहाँ पे, और अपना लॉस है तो USD को क्या माना जाएगा, डिस्काउंट प्रीमियम पे, और INR क्या माना जाएगा, डिस्काउंट पे माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। करेक्ट आंसर है INR इज अ डिस्काउंट, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्लस करेंगे प्रीमियम को और माइनस करेंगे डिस्काउंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फॉरवर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट टू स्पॉट रेट। तो देखिए फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि स्पॉट रेट में से प्रीमियम को ऐड करते हैं और डिस्काउंट को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। इसीलिए 14 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट आर जनरली बेस्ड ऑन डैश ऑफ द 2 करेंसी इन्वॉल्व। ए मार्केट रेट, बी फ्यूचर रेट, सी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और डी रेडी और कैश। क्या कर रहा है कि 2 करेंसीज है, ठीक है। तो उस 2 करेंसी जो इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट किस पे बेस्ड होता है, मार्केट रेट पे होता है या फ्यूचर रेट पे होता है या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे होता है या रेडी और कैश पे होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो फॉरवर्ड प्रीमियम और जो फॉरवर्ड डिस्काउंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फॉरेन करेंसी फॉर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज कोटेड एट डिस्काउंट। तो बताइए आप देखिए कोई फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है उसके लिए फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट पे कोट किया जा रहा है, तो करेंसी फ्यूचर में डियरर होगा, करेंसी सेम रेट पे होगा, करेंसी इजीली फ्यूचर में अवेलेबल होगा और करेंसी चीपर अवेलेबल होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब अभी मैंने यहाँ पे आपने ऊपर में देखा था ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट पे नहीं किया गया था, यहाँ पे प्रीमियम पे किया गया था। यदि इसका रिवर्स होता तो फिर ये वाला केस होता जो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेंसी क्या होगा, चीपर होगा फ्यूचर में। किसी भी परफेक्ट मार्केट में जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फाइनेंस और ट्रेड का, तो क्या बेसिक फैक्टर होता है फॉरवर्ड रेट को अराइव करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट फैक्टर, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ऑप्शन डी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो जहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेड और फाइनेंस का, तो वहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो बेसिक रेट माना जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग अराइव होते हैं कहाँ पे, जिसपे बेसिस पे फॉरवर्ड रेट को हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड US डॉलर इज कोटेड एट प्रीमियम अगेंस्ट इंडियन रुपीज़। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो US डॉलर है उसको प्रीमियम पे कोट किया गया इंडियन रुपीज़ का। इसका क्या मतलब हुआ कि मनी मार्केट रेट जो है हायर है इंडिया में देन इन US, फिर मनी मार्केट रेट आर लोअर इन इंडिया देन इन US, मार्केट यील्ड इज हायर इन US देन इन रुपीज़, डॉलर हैज़ बेटर वैल्यू देन इन रुपीज़। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका करेक्ट आंसर है कि फॉरवर्ड US डॉलर को प्रीमियम पे कोट किया जा रहा है। तो इसका मतलब मनी मार्केट रेट जो है वो हायर है इंडिया में कंपेयर टू US। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज एडेड टू स्पॉट रेट ऑफ लोअर इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी, हाई इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी, बोथ नन ऑफ दिस। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को कहाँ ऐड करते हैं, तो यहाँ देखिएगा करेक्ट आंसर है इसका लो इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी, ठीक है। क्योंकि लो इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी हमें क्या देता है, फॉरवर्ड प्रीमियम देता है, और इसीलिए हम लोग उसको ऐड करते हैं, प्रीमियम में हम लोग ऐड करते हैं, याद होगा आपको,
इंटरेस्ट डिफरेंशियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी करेंसी का जो फॉरवर्ड प्राइस होता है दूसरे करेंसी के अगेंस्ट, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये पूछा गया है। याद यदि क्वेश्चन ये है कि किसी भी करेंसी का फॉरवर्ड प्राइस दूसरे करेंसी के अगेंस्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है स्पॉट प्राइस ऑफ करेंसी इन्वॉल्व, दूसरा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉर करेंसी, तीसरा है द टर्म दैट इज द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कड आउट, और चौथा कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस जो करेंसी का होता है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्पॉट प्राइस पे भी। हमने देखा ना, फॉरवर्ड प्राइस निकालने के लिए पहले स्पॉट प्राइस लेते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल लेते हैं, और फिर टर्म लेते हैं कि कब उसका प्राइस वर्कआउट होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल भी करेंगे, आपके बुक का क्वेश्चन भी लेंगे, आप देखेंगे कि कैसे इन तीनों कंसेप्ट का यूज होता है। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड प्राइस निकालने के लिए तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, स्पॉट प्राइस की, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की, और किसकी, टर्म की। चलिए अब एक डायरेक्ट कोट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा डायरेक्ट कोट है। तो इंडिया में $1 इक्वल टू ₹71.230। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे कौन सा करेंसी फिक्स है आपका वो समझिए। तो यहाँ देखिए आपका जो $, है वो फिक्स है। तो जब डायरेक्ट कोट होगा, ठीक है, तो दोस्तों तो इस केस में क्या है कि अपना फॉरेन करेंसी क्या होता है, याद रखिएगा डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि अपना फॉरेन करेंसी फिक्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ फिक्स है, यूएस में आ जाइए तो यूएस का डोमेस्टिक करेंसी क्या है, डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो इधर जो लिखा रहता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। ठीक है, और भारत का अपना करेंसी क्या है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कोट में का मतलब यही हुआ कि अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वेरिएबल होगा और जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स होगा। आप तीनों के तीनों केस में देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वेरिएबल है और जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों कैसा कोट है, डायरेक्ट कोट है। चलिए यहाँ पे लेकिन इसमें जो थर्ड केस है उसमें गड़बड़ है, सी में नहीं है ऐसा। देखिए सी में क्या है कि अपने ही रुपीज़ को फिक्स कर दिया गया है, ये तो गलत है ना दोस्तों। डायरेक्ट में अपने रुपीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो अपना डोमेस्टिक करेंसी है वो वेरिएबल होगा और वेरिएबल हमेशा राइट हैंड साइड लिखाया जाता है। अब देखिए कोट लिखा हुआ है ₹100 इक्वल टू 2.05 USD, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पहले बताइए यहाँ पे क्या फिक्स है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपका जो रुपीज़ है उसको फिक्स किया गया है, ठीक है, तो रुपीज़ फिक्स किया गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कोट में अपना डोमेस्टिक करेंसी वेरिएबल होता है और इनडायरेक्ट कोट में अपना डोमेस्टिक करेंसी फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट करेंसी लोकल करेंसी इज वेरिएबल, अभी मैंने बताया ना वही कंसेप्ट है। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनकरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी वेरिएबल होता है, डायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी फिक्स होता है, इनडायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी वेरिएबल होता है, इनडायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी फिक्स होता है। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट कोट में जो होता है जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो वेरिएबल होता है और इनडायरेक्ट कोट में जो लोकल करेंसी होता है वो फिक्स होता है। यानी 2 और 3, यहाँ पे 1 और 4 सही है, तो गलत कौन सा है, 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीटी सेलिंग रेट फॉर इशू ऑफ ड्राफ्ट फॉर JPY 1 लाख आपको निकालना है। ठीक है, अब टीटी सेलिंग रेट क्या होता है, तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना है पैसे को, बैंक को इंस्टेंट यदि ट्रांसफ़र करना होता है यानी आज के डेट में, तो उसे हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। अब इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो क्या कर रहा है कि एक ड्राफ्ट इशू किया गया, उसके लिए टीटी सेलिंग रेट किसके लिए, JPY देखिए दिया हुआ है 1 लाख JPY, और आपको दिया हुआ है USD पर INR दिया हुआ है इतना 47.9400 और 9450, और USD पर JPY दिया हुआ है इतना, कोई मार्जिन नहीं है, रूपी अमाउंट को चार्ज करना है। अब देखिए आपको निकालना है इसमें, आपको निकालना है रूपी अमाउंट कितना चार्ज करना है, तो ये निकालना है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज़ करना है क्रॉस रेट का। ठीक है, देखिए आपको क्या रहा है कि आप JPY को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो और हमारे पास, अच्छा जरा कोड को देख के बताइए, कोड देख के आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USD पर INR लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना INR जो है, हमारा जो INR है उसको हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, डायरेक्ट कोट नहीं है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट कोट नहीं होता है INR और JPY का, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्रॉस रेट का। तो ध्यान रखिएगा क्रॉस रेट का कंसेप्ट कब यूज़ करते हैं, जब डायरेक्ट कोट नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम JPY को सेल कर रहे हैं और डायरेक्ट कोट है नहीं, तो क्रॉस रेट कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस रेट ऐसे अप्लाई करते हैं, JPY पर INR इक्वल टू JPY बाई USD इंटू USD बाई INR। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे किया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जहाँ सामने देखिए, तो USD पर JPY कितना दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा लें, 99.50 लें या 99.55 लें। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है कि ये इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे बताता हूँ कि टीटी सेलिंग रेट में जो है हम लोग हमेशा सेलिंग वाला लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण से USD पर JPY का सेलिंग रेट कितना है, 99.55, और USD पर INR का सेलिंग रेट कितना है, 47.9450।
तो इसको आप ऐसे लेंगे और आंसर आएगा आपका 0.481617 क्योंकि यहाँ सेलिंग रेट लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग सेलिंग वाला वैल्यू ले रहे हैं और हमारा आंसर आएगा कितना 48,161.72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेंसी है जिसको इंडायरेक्ट कोट में नहीं कोट करते हैं? एनजेडी, यूएसडी, जीबीपी और यूरो। एनजेडी न्यूजीलैंड का करेंसी है, यूएसडी आपका यूएस का करेंसी है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी इंग्लैंड का करेंसी है और यूरो तो आप जानते हैं यूरोप का करेंसी है। तो दोस्तों देखिए जितना भी करेंसीज होता है उसको इंडायरेक्ट कोट में कोट कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट फॉर जीबीपी, यूरो, एयूडी एंड एनजेडी, ठीक है। तो लेकिन यूएसडी जो है उसको हम लोग डायरेक्ट कोट में डायरेक्ट कोट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम मार्केट में डील करते हैं जहाँ पे पार्टिकुलर करेंसी पेयर का रेट जो है डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो ऐसे करेंसी पेयर को प्राइस को ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्टली हेल्प लेते हैं अदर मैकेनिज्म का। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो हमने अभी देखा है उसे हम लोग क्रॉस रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूएसडी पर आईएनआर दिया है 48.10, पाउंड पर यूएसडी दिया है 1.60, तो पाउंड पर आईएनआर निकालना है। तो ये भी इनडायरेक्ट वाला केस हो गया। तो डायरेक्ट वाला केस जब भी होगा तो आप क्रॉस रेट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो क्रॉस रेट का कंसेप्ट यूज़ कीजिए और बताइए पाउंड पर आईएनआर कितना होगा। तो दोस्तों आप चेन रूल को अप्लाई कीजिए तो देखिएगा कि 48.10 टाइम्स 1.60 मिलेगा 76.96। इसे आप एक बार खुद से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आगे देखते हैं हम लोग बिड रेट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बिड रेट को हम लोग बाइंग रेट कहते हैं। ये आस्क रेट सेलिंग रेट होता है, बिड रेट बाइंग रेट होता है। इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में कब स्विच किया? तो 1993 में किया था। वैल्यू डेट का क्या मतलब है? वैल्यू डेट का मतलब ये है कि जिस डेट पे आपका जो करेंसी है एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअल होता है उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू डेट। याद रखिएगा जिस डेट में एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो रहा है उसे वैल्यू डेट कहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। डीलिंग कभी भी हो सकता है लेकिन वैल्यू डेट करेंसी का एक्सचेंज जब होता है तब होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वैल्यू डेट कब होगा? यदि ट्रांजैक्शन डेट आपको दिया हुआ है 16 दिसंबर 2012 जो कि थर्सडे है और 17 दिसंबर 2012 फ्राइडे हॉलीडे है। तो याद रखिए संडे भी एक हॉलीडे होगा, ठीक है। और इंडियन मार्केटिंग सेटलमेंट संडे को हॉलीडे होता है। और आप यदि स्पॉट रेट की बात करें तो T+2 डे लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? 21 दिसंबर हो जाएगा। तो क्योंकि 17 को तो होगा नहीं, हॉलीडे के दिन होता नहीं है, ठीक है। तो 18, 19 और 19 में आपका हो जाएगा कौन सा ये एक तो 18 वर्किंग डे हो जाएगा सैटरडे और एक 19 को आप छोड़ दीजिए तो 20 को ले लीजिए, तो 2 दिन छोड़ना है तो 21 को होगा, ठीक है। आगे देखते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कौन यूज़ करता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये बैंक्स यूज़ करती है, टीटी। कैपिटल मार्केट में आर्बिट्रेज का क्या मतलब है? तो देखिए कैपिटल मार्केट में आर्बिट्रेज का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल कर रहे हैं ताकि आप प्राइस से क्या कर सकें, प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप एसेट को खरीदते हैं और बेचते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन जो कि 2 से ज़्यादा सेंटर के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड आर्बिट्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्कलेस ट्रांजेक्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू अ प्राइस डिफरेंशियल और अ यील्ड डिफरेंशियल इन केस ऑफ एक्सेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड। उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आर्बिट्रेज, ठीक है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर मेंटेन बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर इन अ फॉरेन डीलिंग रूम। तो 2 तरह का पोजीशन होता है, एक होता है फंड पोजीशन और एक होता है करेंसी पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि ये जो 2 पोजीशन है ये कौन मेंटेन करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज डीलर मेंटेन करते हैं फॉरेक्स डीलिंग रूम में, ठीक है। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि बैंक का यदि ओवरसोल्ड पोजीशन है तो बैंक गेन करेगी यदि फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ेगा। बैंक का यदि ओवरसोल्ड पोजीशन है बैंक गेन करेगी यदि फॉरेन करेंसी घटेगा। और बैंक का यदि ओवरसोल्ड पोजीशन है बैंक लॉस करेगा। बस उसका रिवर्स कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है बैंक का यदि ओवरसोल्ड पोजीशन है तो यदि फॉरेन करेंसी घटेगा तो बैंक गेन करेगी, ठीक है। इसको हम लोग मॉड्यूल सी में डिस्कस किए हैं ओवरसोल्ड और अंडरसोल्ड पोजीशन को, वहाँ पे आप जाके इसके कंसेप्ट को देख सकते हैं। दोस्तों ये एक रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में एक पार्टी वो करेंसी को पे नहीं कर पाई, ठीक है, बट कुड नॉट रिसीव द करेंसी इट बॉट फ्रॉम काउंटर पार्टी, तो इस केस में कैसा रिस्क होता है? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क, क्योंकि आपस में सेटलमेंट तरह का रिस्क है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेटलमेंट रिस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि यदि मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को आपको रिड्यूस करना है तो उस प्रोसेस को आप क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेजिंग रिस्क, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज एनेबल टू मीट इट फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन एट रीजनेबल प्राइस।
तो यदि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है वो अपने फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही है या ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है रीजनेबल प्राइस पे, तो कैसा रिस्क होता है दोस्तों? तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी फंडिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई फंडिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो रिस्क होता है उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क ही कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज अनेबल टू मीट इट फंडिंग रिक्वायरमेंट, तो वो क्या क्रिएट करेगा? लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करेगा। सिस्टमिक रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि बैंक ही फेल कर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि फेलियर ऑफ अ बैंक विच नॉट एडहरिंग टू रेगुलेशन। ठीक है, हाँ, फेलियर ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम, यानी इन जो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारा क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। किस रिस्क में? सिस्टमिक रिस्क में। ठीक है, एज पर एक्सटेंड फेडाई रूल व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन बाय एडीज रिगार्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच आर मैच्योर बट आर नॉट यूटिलाइज्ड। तो देखिए वैसा एडीज वैसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैच्योर हो गया लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ, तो दोस्तों उसके लिए क्या कहा गया है? उसको कैंसिल करना है 7 वर्किंग डेज में आफ्टर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, ये एक फॉर्म, ये कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इट इज़ टू बी कैंसल्ड ऑन 7 वर्किंग डेज आफ्टर मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड के लिए कितना फॉरेन एक्सचेंज को रियलाइज किया जाता है एडी के द्वारा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 1 लाख $, या एज पर एस्टिमेट फ्रॉम डॉक्टर्स इन इंडिया, हॉस्पिटल और डॉक्टर अब्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडीज कैटेगरी 3 वाज अर्लियर नोन है, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? रिस्ट्रिक्टेड मनी एक्सचेंजर। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल के लिए टाइम लिमिट क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? तो दोस्तों वो है हमारा बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। पहले था ये 30 दिन, अब बुक में देखेंगे 30 दिन दिया हुआ है, लेकिन अब ये रेट रिवाइज हुआ है और ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। हाँ, जब किसी एक्सपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज करते हैं तो कौन सा रेट अप्लाई करते हैं दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा उस केस में हम लोग बिल बाइंग रेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बिल के क्रिस्टलाइजेशन में कौन सा रेट अप्लाई करते हैं? बिल बाइंग रेट। ठीक है, किस केस में टीटी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होगा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ तो ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल, ये तो अभी मैंने बताया कि उसमें बिल बाइंग रेट अप्लाई करते हैं। ओवरड्यू इंपोर्ट बिल में हम लोग टीटी सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कैंसिलेशन ऑफ आउटवार्ड, तो दोस्तों तीनों के तीनों केस में चाहे क्रिस्टलाइजेशन करें ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल का, ओवरड्यू इंपोर्ट बिल का या आउटवार्ड टीटी एमटी का, तो टीटी सेलिंग रेट को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कूपन स्वैप क्या होता है? कूपन स्वैप बेसिकली होता है दोस्तों कि हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, जहाँ पे अंडरलाइंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज किया जाता है और जहाँ पे फिक्स रेट को एक्सचेंज किया जाता है फ्लोटिंग रेट से। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ दोस्तों। देखिए एक इंटर बैंक कोड दिया हुआ है किसी सर्टेन रेट का, स्पॉट रेट दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है? 64.60/65। तो यहाँ पे देखिए 64.60 जो है हमारा वो क्या है? वो है हमारा बाइंग रेट, है ना, बिड रेट, और 64.65 जो है वो क्या है? हमारा आस्क रेट। बिड रेट को बाइंग रेट भी कहते हैं और आस्क रेट को हम लोग सेलिंग रेट भी कहते हैं। ठीक है, 1 मंथ का देखिए दिया हुआ है प्रीमियम, अब देखिए 8-10 दिया हुआ है तो प्रीमियम ही है, 2 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है 18-20 और 3 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है 28-30। ठीक है, और बैंक का मार्जिन दिया हुआ है 3 पैसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई आप देखिए पहला इसमें ये केस स्टडी है, इससे पहला क्वेश्चन है, कोई एक्सपोर्टर है जिसने एक्सपोर्ट डिमांड बिल को, साइड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि यदि आज ही का आज ही ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग साइड डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक्सपोर्टर है उसने क्या किया? एक्सपोर्ट डिमांड बिल कितना $, का है? 3 लाख $, का है, अंडर इररिवोकेबल एलसी के अंदर उसे प्रेजेंट किया। तो आपसे रेट पूछा गया है, किस रेट पे डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए समझने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए। हुआ को क्या रहा है, आप मान लीजिए कि आप बैंक हैं, ठीक है, और सामने है एक्सपोर्टर। उस एक्सपोर्टर ने क्या किया? एक्सपोर्टर है तो माल बेचा होगा, माल भेजा होगा किसी दूसरे देश में, तो उसको माल भेजा तो उसको क्या मिलेगा? उसके बदले पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो फॉरेन वाला जो पैसा भेजेगा वो वो क्या होगा? वो $, में भेज रहा है। ठीक है, तो वो $, उसे मिला और उसने क्या किया? उस $, को भेजा आपके पास, यानी बैंक के पास। आप बैंक है ना, ठीक है, तो वो $, को दे रहा है बैंक के पास और बैंक क्या देगी? उसे इंडियन रुपीज़ देगी। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूँ। आप बैंक हैं, सामने वाला एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर क्या कर रहा है कि अपने माल को भेजा, उसने उसका जो सामान है उसका जो उसने एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से उसे पैसा मिला। ठीक है, तो पैसा मिला किस करेंसी में? तो ये पैसा मिला उसे $, में, और उसने क्या किया? उस $, को आपके पास दिया। कितना दिया? तो 3 लाख $, था, यानी बैंक के पास दिया, और फिर बैंक क्या करेगी? उसे INR में देगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हो रहा है। देखिए आप बैंक हैं, ये कस्टमर है यानी एक्सपोर्टर है, कस्टमर बैंक को $, दे रहा है और बैंक उसके बदले क्या दे रही है? उसे INR दे रही है। ये आपको क्लियर है? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट से सॉल्व कीजिए, तुरंत सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि आप बैंक हैं और आपको क्या करना है? इंडियन रुपीज़ देना है और क्या लेना है? 3 लाख देना है, 3 लाख $, लेना है।
आप क्या चाहिएगा बैंक होते हुए, आप चाहिएगा ना कि आपका प्रॉफिट हो, तो बैंक का हमेशा टारगेट होता है कि वो प्रॉफिट पे ध्यान देती है। अब प्रॉफिट कैसे होगा यहाँ बताइए, तो दोस्तों प्रॉफिट आप बताइए कब होगा, जब आप कौन सा रेट अप्लाई कीजिएगा, 64.60 लीजिएगा या 64.65 लीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या चाहिएगा, कम से कम रेट पे हम दें, क्योंकि आपको कम पैसा देना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो आप इस केस में बाइंग रेट अप्लाई कीजिएगा। इसलिए याद रखिएगा कि इस केस में हम लोग बाइंग रेट अप्लाई करते हैं। हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज़ को कि एक्सपोर्टर वाले केस में बाइंग है, क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका मोटिव है कि आप कम से कम उसे इंडियन रुपीज़ देना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप 64.60 को बाइंग रेट ले रहे हैं, क्योंकि आपको कम पैसा लगेगा, कम पैसा उसे देना पड़ेगा। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि बाइंग रेट को लेना है। चलिए स्पॉट रेट हमने ले लिया, बाइंग रेट यानी कितना 64.60। अब दोस्तों प्रीमियम की बात करते हैं। तो प्रीमियम यहाँ पे क्या है देखिए, अच्छा इस केस में प्रीमियम तो होगा नहीं, क्योंकि साइड डॉक्यूमेंट है। साइड डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है आज का आज ट्रांजैक्शन होना है, तो प्रीमियम की कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन मार्जिन है दोस्तों, मार्जिन तो लेना होगा ना। तो मार्जिन कितना का लेना है, 3 पैसा का। तो दोस्तों आप ये बताइए आपका मोटिव क्या है बैंक होते हुए, आपका मोटिव यही है ना कि आप उसे कम से कम अमाउंट दें, ठीक है, कम से कम इंडियन रुपीज़ दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन को यहाँ माइनस करेंगे, यानी कि 64.60 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा देखिए, 64.60 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 64.57। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे कैसे इस केस में हम लोगों ने रेट को कैलकुलेट किया है, 64.5700 कैसे हुआ। चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप देखिए यहाँ पे पहले केस में साइड बिल था, लेकिन ये यूजांस बिल है। यूजांस बिल का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन होगा वो आज ना होकर 60 दिन बाद या जो भी दिन है आज नहीं होगा, मतलब आगे के डेट में होगा, उस बिल को हम लोग क्या कहते हैं, यूजांस बिल कहते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, एक्सपोर्टर ने क्या किया, यूजांस बिल दिया। आप बैंक हैं, एक्सपोर्टर ने आपके पास पहले केस में साइड बिल दिया था और इस केस में आपको क्या कौन सा बिल दिया, यूजांस बिल। तो दोस्तों एक्सपोर्टर ने इस केस में आपको यूजांस बिल दिया $25,000, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया कि किस रेट पे डॉक्यूमेंट को परचेज़ किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए सेम कंसेप्ट है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी एक्सपोर्टर सामान को बेच रहा है विदेश में, विदेश से उसे पैसा मिला, कितना पैसा मिला, $25,000 मिला। उसने उस पैसा को आपके पास लाया यानी बैंक के पास लाया, और बैंक उसके एक्सचेंज में क्या करेगी, उसे INR देगी। तो दोस्तों यहाँ भी वही है, यहाँ भी हम लोग बिल बाइंग रेट ही लेंगे ना, बिल बाइंग रेट, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉफिट लेना है, तो बिल बाइंग रेट लेंगे यानी 64.00 लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा, क्योंकि 2 महीना का बात हो रहा है ना, तो 2 मंथ का प्रीमियम लेंगे। 2 मंथ का प्रीमियम कौन सा है देखिए, 2 मंथ का प्रीमियम है 18 और 20। आप बताइए 18 लें या 20 लें, तो चूँकि बाय ट्रांजेक्शन है तो 18 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, 18। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 18 को आप लिख सकते हैं 0.18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 64.60 प्लस 0.18। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो 18 और 20 है इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए 0.18 हो जाएगा और 0.20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। आप देखिए फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम करेंगे तो हो जाएगा 64.78। जहाँ तक बात है मार्जिन का, तो मार्जिन तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मार्जिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने बताया है कि हमें इसे कम से कम रखना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 64.75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये समझ में आया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट किसी करेंसी का है उसके बीच के गैप को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। स्प्रेड कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक का है। क्या कहा गया है, 3 अक्टूबर 2009 को एक्सपोर्टर ने एक एक्सपोर्ट बिल को कितना का था, $5 लाख का एक्सपोर्ट बिल था, 120 दिन के लिए ड्रॉ किया डेट ऑफ शिपमेंट से। शिपमेंट का डेट दिया हुआ है 3 अक्टूबर 2009, ड्यू डेट 3 महीना जोड़िए ना, तो ड्यू डेट मिल जाएगा आपको 1 फरवरी 2010। आपको एक्सचेंज मार्जिन लेना है 0.15% का। स्पॉट रुपीज़ दिया हुआ है 48.14/15। प्रीमियम स्पॉट दिया हुआ है दोस्तों जनवरी 45-46 पैसा। रेट टू बी कोटेड 0.25 पैसा। चलिए आपको बताना है कि आपको रेट बताना है। तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट बिल लिखा, कितना का है, $5 लाख का है। तो उसने क्या किया कि एक्सपोर्ट बिल आपके पास ला के दिया, ठीक है। तो सेम केस है दोस्तों, ऊपर वाला केस है जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। तो स्पॉट रेट कितना हो जाएगा, स्पॉट रेट हो जाएगा हमारा, देखिए स्पॉट रेट इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 68.14/68.15, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पहले क्या करना है, बिल बाइंग रेट कैलकुलेट करना है दोस्तों।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बिल बाइंग रेट? तो बिल बाइंग रेट हमारा हो जाएगा 68 पॉइंट, दोस्तों यहाँ पे गलती से ये 48 लिखा हुआ है, ये 68 है दोस्तों। ये कितना है? ये 68, इसे 48 की जगह आप 68 कर लेंगे। तो स्पॉट रेट यहाँ भी हम लोग बाइंग रेट ही लेंगे 68.1400, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब एक चीज़ याद रखिएगा, जब मार्जिन आपको परसेंटेज में दिया हुआ हो ना, तो हमेशा स्पॉट रेट का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मार्जिन वैल्यू में दिया हो तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्जिन रेट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो किसका परसेंटेज? तो स्पॉट रेट का परसेंटेज। तो 0.15% निकाल लीजिए 68.1400 का, तो आपको मिल जाएगा 0.1022। अब बताइए यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है बिल बाइंग रेट निकालने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट की जो तो आंसर मिल जाएगा 68.0378। प्रीमियम आप यदि ऐड करेंगे तो प्रीमियम दोस्तों आप क्या लेंगे बताइए? तो प्रीमियम आप लेंगे 45 पैसा, ठीक है। तो 0.4500, तो ये मिल जाएगा 68.4875, ठीक है। तो कितना अमाउंट पेबल है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेट मिला उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 लाख से, ठीक है। तो आपको उससे प्रीमियम मिल जाएगा और आपको अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या? इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, P इंटू 1+R होल टू द पावर n माइनस पी। पी की जगह लिख दीजिए ये वैल्यू, आर की जगह लिख दीजिए कितना, रेट देखिए ना, रेट दिया हुआ है 8.5%, ठीक है। तो 8.5 ले लेंगे और n की जगह टाइम ले लेंगे 365, ठीक है। और n कितना है? 120 दिन है ना, तो 120 ले लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 956949, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड करेंसी ट्रांजेक्शन जो होता है दोस्तों, वो हमेशा कॉल फॉर एक्सचेंज इन द फ्यूचर ऑफ करेंसी एट एन एग्रीड रेट ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो टीटी रेट होता है ना, टीटी रेट का क्या मतलब होता है कि देखिए टीटी बाइंग रेट का बात कर रहे हैं हम लोग, टीटी बाइंग रेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस रेट पे बैंक जो है फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस को आईएनआर में कन्वर्ट करती है, मतलब बाहर से यूएसडी आ रहा है और फिर क्या कर रही है बैंक, उसे आईएनआर में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। यानी आज के डेट में यदि कर रही है तो उसे टीटी बाइंग रेट कहते हैं। और टीटी सेलिंग रेट में क्या होता है कि बैंक जो है टेलीग्राफी ट्रांसफर से आउटवर्ड रेमिटेंस भेज रही है, ठीक है। यानी कि समझिए कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने कोई चीज़ इंपोर्ट किया, कोई चीज़ सामान मंगाया, तो फिर वो पैसा वापस देगा ना बाहर, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैंक को देता है इंडियन रुपीज़ में और बैंक उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके दूसरे देश वाले को देती है, तो उसे कहते हैं हम लोग टीटी सेलिंग रेट। बिल बाइंग रेट क्या होता है? कोई एक्सपोर्टर है जिसने गुड को एक्सपोर्ट किया और फॉरेन काउंटर पार्ट ने बिल रेज किया, तो इंडियन एक्सपोर्टर क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा, तो बैंक बिल खरीद लेगी और बैंक क्या करेगी, उसे डिस्काउंटेड वैल्यू पे एक्सपोर्टर को दे देगी, ठीक है। जब बिल मैच्योर होगा तो बैंक बिल देगी किसे, ड्रॉई को, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड के डिपेंडिंग बैंक क्या करेगी, हाई कमीशन को चार्ज करेगी। तो याद रखिएगा जो बिल बाइंग रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू टीटी बाइंग रेट। यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है दोस्तों कि बिल बाइंग रेट और टीटी बाइंग रेट में क्या ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल बाइंग रेट जो होता है वो लेसर होता है टीटी बाइंग रेट से, ठीक है। क्योंकि और बिल बाइंग रेट में बैंक आईएनआर प्लेस करेगी एक्सपोर्टर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो मैंने कवर किए कम समय में। होपफुली आपने चीज़ों को समझा होगा। तो इसी प्रकार आपको मैं एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें। धन्यवाद।